हेलो एवरीवन। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट की हमारी आज की दूसरी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम मैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मैचुरेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन। तो शुरू करते हैं। मैचुरेशन इज अ ग्रोथ विच टेक प्लेस रेगुलरली इन एन इंडिविजुअल विदाउट special condition of stimulation such as training and practice। तो मैचुरेशन एक ग्रोथ रहती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में रेगुलरली होती रहती है और एक इसको हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कंसीडर नहीं करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। और मैचुरेशन के लिए हमें किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग वो नीडेड नहीं रहती है मैचुरेशन के लिए। इन साइकोलॉजी, मैचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन इंडिविजुअल मैच्योर और रीचेज फुल फंक्शनलिटी। ओरिजिनली मैचुरेशन एग्जामिन्ड बाय बायोलॉजिकल फोर्सेस सच एज द रिजल्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस involved in child change in behavior। तो इन साइकोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि जो मैचुरेशन रहती है उसमें जो कोई भी इंडिविजुअल है वो मैच्योर होता है। मैच्योर होना मतलब जो उसकी जो फिजिकल और डेवलपमेंटल ग्रोथ है वो पूरी होती है और वो अपनी फुल कैपेसिटी ऑफ फंक्शनलिटी के ऊपर पहुंच जाता है। मतलब वो किसी भी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल और मेंटल फंक्शनलिटी के टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। और जो ऐसे जनरली जो मैचुरेशन है उसको हम रिजल्ट ऑफ एजिंग और चेंज इन द बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी जज करते हैं। जो मैचुरेशन है वो एजिंग और टाइम के अकॉर्डिंग या फिजिकल ग्रोथ टाइम टू टाइम जो होती रहती है उसके साथ नहीं होती है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का ही एक पार्ट रहती है। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल के हमें मैचुरेशन की ओर लेके चलते हैं। और जो मैचुरेशन का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मैचुरेशन वाज पायनियर्ड बाय अर्नोल्ड जैसल इन 1940s। ही एम्फसाइजेस nature role in human development। In developmental psychology, the concept of maturation was advanced by Jean Piaget। तो हमें जो मैचुरेशन है वो सबसे पहले जो मैचुरेशन का कंसेप्ट है उसके बारे में बात की थी अर्नोल्ड जैसल ने 1940 में। और उन्होंने जो नेचर का, प्रकृति का रोल रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसके ऊपर अपने विचार रखे थे या उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। और इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है वो मैचुरेशन का कंसेप्ट जिसको एडवांस या उसको आगे लेके चले हैं वो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहते हैं स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे। बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। It is the growth which takes place in the individual. The changes on account of maturation are the result of unfolding or ripening of inherited traits. They are relatively independent of activity, experience and practice। तो मैचुरेशन एक नेचुरल प्रोसेस रहती है और एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रहती है जिसको इनिशिएट करने के लिए ये फ्रॉम बर्थ ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इंडिविजुअल की ग्रोथ होती रहती है, डेवलपमेंटल चेंजेस, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस ऑफ द बिहेवियर में आती रहती हैं, तो मैचुरेशन होती रहती है। और जो मैचुरेशन है उसके जो जो मैचुरेशन है वो रिजल्ट किसका है, जो हमारे ट्रेड्स, इनर ट्रेड्स रहते हैं, जैसे जो हमारे जीन या सेल हैं जो हमारे ट्रेड्स कैरी करते हैं
उनके अनफोल्डिंग होने का रिजल्ट एक मैचुरेशन कहलाती है। और जो ट्रेड्स रहते हैं ये किसी भी एक्टिविटी या एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के इंडिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। डेफिनेशन, गैरी एंड किंग्सले से मैचुरेशन इज द प्रोसेस वेयर by behavior is modified as a result of growth and development of physical structure। तो गैरी एंड किंग्सले ने ये डेफिनेशन दी थी मैचुरेशन की। और अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड लीड्स, मैचुरेशन इज अ ग्रोथ दैट प्रोसीड रेगुलरली विद इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन or that take place without special condition of stimulus such as training and practice। तो ये डेफिनेशन हमें गेट्स एंड लीड्स ने दी थी। अब जेसल सेज मैचुरेशन इज द नेट सम ऑफ जीन इफेक्ट ऑपरेटिंग इन सेल्फ लिमिटेड लाइफ साइकिल। तो ये कुछ डेफिनेशन थी मैचुरेशन की जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन रहते हैं कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, modification from within, sum of gene effect, growth and development, training before maturity is unless automatic process, condition of learning related to physical fitness। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ। मैचुरेशन जैसे हमें पता है कि डेवलपमेंट एंड जो ग्रोथ है वो हमें लीड करती हैं मैचुरेशन की ओर। और जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जो मैचुरेशन है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ रहती है। और इस स्टेज के ऊपर जो हमारी मेंटल एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो यहाँ पे हमारी थॉट प्रोसेस रहती है या सोशल एडजस्टमेंट रहती है या हमारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, वो बहुत मतलब इस स्टेज के ऊपर, मतलब जब हम मैचुरेशन के ऊपर पहुंचते हैं तो हम अपने इमोशन, अपने मेंटल जो हमारी मेंटल कंडीशन रहती है उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन। तो हमें पता है कि जो मैचुरेशन रहती है उसमें जो हमारे इनर ट्रेड रहते हैं, जो कैरी आउट होते हैं जीन, वो एक इफेक्ट जो बहुत हद तक मैचुरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन इन ट्रेड्स में होती रहती है जो कि राइपनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम उसको, कि जो मॉडिफिकेशन होती रहेगी इन ट्रेड्स में या डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी जो उसकी कार्य क्षमता हो बढ़ती रहेगी, तो उसको भी हम मैचुरेशन बोलते हैं। और वो लीड करता है हमें मैचुरेशन की ओर, बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ जीन इफेक्ट। तो सम ऑफ जीन इफेक्ट से हम ये बोल सकते हैं कि जो मैचुरेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट या अफेक्टेड बाय द हेरिडिटी। और इसका नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो भी ट्रेड्स हमने अपने पेरेंट्स से कैरी आउट किए हैं, ठीक है, उनकी जो हमारी फंक्शनिटी है, कैपेसिटी है, उसको अनफोल्डिंग करते हैं या उसके पोटेंशियल को अंडरलाइन करते हैं ये मैचुरेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है जिसके जो पेरेंट्स हैं वो जिनकी लॉजिकल पावर अच्छी है, तो नेचुरली बच्चे की जो लॉजिकल पावर रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी क्योंकि वो अपने जीन्स में वो ट्रेड्स कैरी करता है। मान लेते हैं कि किसी के जो
जो माता पिता हैं वो मतलब क्लेवर हैं, ठीक है, उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी हुई है और वो कॉग्निटिवली बहुत हेल्दी हैं, मेंटली तौर पे बहुत हेल्दी हैं। तो जो बच्चा रहेगा उसका जो मेंटल लेवल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो उसकी जो मैचुरेशन है वो बहुत जल्दी होगी, जिसमें जो रेट ऑफ मैचुरेशन रहेगा वो थोड़ा फास्ट रहेगा कंपेरिजन टू अदर, क्योंकि उसके जो जीन्स हैं उनमें उस तरह के ट्रेड्स हैं जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो पहले से ही अच्छी है। बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रहता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रक्चर चेंज रहते हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें लीड करती है मैचुरेशन की ओर और ये इम्प्रूव करती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिटी को, और जिससे हम और मैच्योर होते जाते हैं। इसमें हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें मैचुरेशन की ओर लीड करती है, तो इससे हम मैचुरेशन मतलब इसमें हम रेडीनेस रहती है, हमारी जो फंक्शनिटी है, कैपेसिटी है, जो हमारा पोटेंशियल है उसके लिए हमारे पास एक रेडीनेस और फंक्शनिटी बोल सकते हैं अंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग बिफोर मैच्योरिटी इज अनलेस, मतलब किसी भी बच्चे को अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है तो उसको ट्रेनिंग या किसी भी एक्टिविटी को सिखाना कोई फ़ायदे की बात नहीं होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करके, क्योंकि उसका मेंटल लेवल उतना होगा ही नहीं, वो उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएगा। तो हमें किसी भी प्रकार की जो ट्रेनिंग है उसको बच्चे को देने से पहले उसका जो मेंटल मैच्योरिटी और फिजिकल मैच्योरिटी है वो दोनों एग्जामिन कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वो मेंटली मैच्योर है, ठीक है, पर वो फिजिकली मैच्योर नहीं है, तो वो फुल कैपेसिटी के साथ उस काम को नहीं कर पाएगा। अगर हम बार बार उसको मतलब उस चीज़ को सिखाने की किसी भी चीज़ को सिखाने की कोशिश करते रहेंगे तो और वो मैच्योर नहीं है तो उससे हमें भी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी और जो बच्चा है वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा कि मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ, ठीक है। इस लो कॉन्फिडेंस की तरफ लीड करेगी अगर वो बच्चा मैच्योर नहीं है। तो हमें ट्रेनिंग देने से पहले उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है उसको चेक कर लेना चाहिए। और मैचुरेशन एंड लर्निंग जो है वो एक दूसरे के साथ हैंड बाई हैंड चलती हैं और साइड बाई साइड चलती रहती हैं, और इसलिए फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बोलते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैचुरेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो जो मैचुरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या प्रोसीजर नहीं रहता इसको ट्रिगर करने के लिए या इसको शुरू करने के लिए, और इसमें जो है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस और उनमें जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रहती है कि जैसे सोशल एडजस्टमेंट आ गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थोड़ा लॉजिकल कंडीशनिंग होती है और ये बाई बर्थ ही शुरू हो जाती है। और इसमें जो हमने बोला कि हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ लर्निंग। जो मैचुरेशन है वो बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग है। वो कैसे, तो मैचुरेशन लर्निंग की एक बेसिक कंडीशन रहती है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि हम छोटी क्लासेस में हैं और जो बच्चा है वो मेंटली मैच्योर नहीं है, ठीक है, और हम उसको
हार्ड सम दे रहे हैं करने को तो वो उनको नहीं कर पाएगा। अगर वो मैच्योर है, ठीक है, हम उसका मैच्योरिटी फिजिकली और मेंटली मैच्योरिटी लेवल को चेक कर लेते हैं और हमें पता है कि वो मैच्योर है, और वो तो हम उसको अगर थोड़े हार्ड सम दे रहे हैं छोटी क्लासेस में तो वो उनको सॉल्व करना शुरू कर देता है या उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो उस लेवल का पहुंच चुका होता है कि उनको या तो सॉल्व कर सकता है या कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर वो मैच्योर नहीं होता है, चाहे वो फिजिकली मैच्योर नहीं होता या मेंटली मैच्योर नहीं होता है, तो वो अच्छी तरह से लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो मैच्योरेशन रहती है वो बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। हमने बात की है कि मैच्योरेशन में फिजिकल मैच्योरिटी एंड मेंटल मैच्योरिटी दोनों ज़रूरी रहती हैं। अब फिजिकल फिटनेस से कैसे रिलेट करते हैं, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो फुटबॉल खेल रहा है या कोई भी गेम खेल रहा है, मान जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं फुटबॉल का। अगर फुटबॉल खेल रहा है तो उसको पता है कि उसका जो एम रहता है वो रहेगा कि उसको गोल करना है। वो जो उसको पता है कि उसमें उसको क्या करना है, उसको बॉल पास करनी है या उसको ड्रिबल करना है, ठीक है, और टैकल करना है अपोनेंट को। पर अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, मान लेते हैं उसकी जो लेग के मसल हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाएगा, ठीक है, जिससे वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। चाहे वो मेंटली फिट ही है, उसको पता है कि गोल करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़े, मगर वो फिजिकली फिट नहीं है। तो मैच्योरेशन दोनों फिजिकली और मेंटल मैच्योरिटी से रिलेटेड रहती है। और फैक्टर ऑफ मैच्योरेशन रिकॉल, रिटेंशन, एक्विजिशन, इसलिए कैसे जो हमारी मैच्योरेशन है उसको इफेक्ट करते हैं या लीड करते हैं। तो रिकॉल हेल्प टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट बिहेवियर ऑफ लर्नर। अब कोई स्टूडेंट है वो कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम उसके जो बिहेवियर के ऊपर है वो अपना ओपिनियन बना सकते हैं। एक टीचर अपना ओपिनियन बना सकता है कि वो लर्निंग कंडीशन में कैसे किन चीज़ों को कितने अच्छे तरह से रिकॉल कर पा रहा है, इससे उसके लर्निंग बिहेवियर के ऊपर ओपिनियन बना सकते हैं। अब बात करते हैं रिटेंशन, एबल टू एक्सप्रेस द एक्वायर्ड ट्रेट। अब ये तो हमें पता है कि हम सभी डिफरेंट ट्रेट्स कैरी करते हैं अपने जीन्स में, ठीक है, और उन ट्रेट्स की मतलब अनफोल्डिंग होती रहती है, राइपनिंग होती रहती है, और मैच्योरेशन होती है। जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, अब हम उसको कितने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो डिफाइन करती है रिटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्विजिशन, डिटरमाइन द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ लर्निंग विच लीड टू मैच्योरिटी, मेक द लर्नर मेंटली प्रिपेयर्ड टू लर्न। जो एक्विजिशन होती है सबसे पहले तो हेल्पफुल रहती है हमारे जैसे बिहेवियर चेंज, ठीक है, हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है, हम जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं या जो हमारे अपोजिट जेंडर्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलपमेंट रहती है, उनको उनकी पोटेंशियल को समझते हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन डिटरमाइन करती है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ लर्निंग, जो कि हमें मैच्योरिटी की ओर लेके चलती है। और एक्विजिशन ही है वो एक लर्नर को मेंटली प्रिपेयर करती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो आज हमने मैच्योरेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो कुछ फैक्टर रहते हैं मैच्योरेशन